हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 922 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ फिर से नए क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स। हमने इसमें जो है प्राकृतिक जगत के जो फाइबर्स थे उनके बारे में उनके PYQs जो है वो देख लिए थे। हमारा जो है चल रहा था कृत्रिम रेशा, और उसमें हम कर रहे थे मैन मेड जो फाइबर है वो कर रहे थे। मैन मेड फाइबर कौन कौन से हैं? रेयन और नायलॉन। इसके बारे में हमने एक क्लास जो है वो देख ली है, ये हमारी सेकंड क्लास है, और इस क्लास में जो है वो ये रेयन और नायलॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आ रही होगी और आपकी जो तैयारी है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और इन PYQs की सहायता से हम अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि हमारी तैयारी जो है वो किस लेवल तक जो है पहुँच चुकी है। और आपको ये भी पता है कि नेट के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं, तो हमें अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही धैर्य से और कंटिन्यूसली बनाए रखना है। बिना होच पोच के हमें अपनी तैयारी करनी है। ये जो टाइम है ये सिर्फ PYQs या फिर जो मॉडल पेपर होते हैं वो ये सब अगर हम करेंगे तो इससे हमारी तैयारी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। थ्योरी अगर आप इस टाइम पढ़ते हो तो उसमें आपका ही थोड़ा सा लॉस होता है, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। थ्योरी हम पढ़ के चले जाते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं कि हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम अपने रेयन और नायलॉन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले जो है रेयन निर्माण की विधि के बारे में एक बार देख लेते हैं, ताकि इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले है वो क्या करते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा शायद, देखो कपास की पट्टी। ठीक है, कपास की पट्टी या फिर लकड़ी की लुगदी ले सकते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डुबो कर रखते हैं। किस में रखते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो है वो डुबो कर रखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्टिपिंग प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हमें एक क्षारीय सेलुलोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर सारे जो सेलुलोज प्राप्त होता है उसको हम क्या करते हैं? कट इनटू चिप्स। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो काट लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एजिंग की प्रक्रिया की जाती है। सबसे पहले क्या हुआ? स्टिपिंग हुआ, यानी कि डुबा कर रखना। उसके बाद टुकड़ों में काटेंगे, उसको श्रेडिंग कह देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? कट इनटू चिप्स के बाद एजिंग की प्रक्रिया करेंगे। एजिंग की जो प्रक्रिया है वो नियंत्रित ताप और दाब पर 3-4 दिन के लिए की जाती है। इसके अंदर तापमान कितना चाहिए? 29 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और इसके अंदर क्या मिला देंगे? कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो मिला देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया? स्टिपिंग की, उसके बाद कट इनटू चिप्स की, उसके बाद एजिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं 3-4 दिन के लिए। और तापमान जो है इसमें कितना चाहिए? 29 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होगा? एक सेलुलोज प्राप्त होगा। कैसा? एक्सेंथेट जो सेलुलोज है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चूर्निंग की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, चूर्निंग की प्रक्रिया या फिर इसको जेंथेसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंथेसन की प्रक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद हमें इसके अंदर क्या करना है कि एक इसको ये एक्सेंथेट सेलुलोज जो प्राप्त हुआ है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल जो है वो मिला के इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, घोल लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं? डिसॉल्विंग की प्रक्रिया जो है वो कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसॉल्विंग की प्रक्रिया जो है वो कहते हैं। ये होने के बाद में क्या करेंगे? ये गाढ़ा जो घोल प्राप्त हुआ है इसको छानेंगे। ठीक है, इसके अंदर अम्लीय यानी कि अम्ल कौन सा मिलाएंगे? टाइटेनियम डाइऑक्साइड। कौन सा अम्ल? टाइटेनियम डाइऑक्साइड अम्ल जो मिला के स्पिनिरेट के अंदर डाल देंगे। उससे क्या मिलेगा? एक रेयन का जो है रेशा हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अपने इसकी थोड़ी सी सरल प्रक्रिया जो है वो देख लेते हैं, शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया? डुबोना यानी कि स्टिपिंग की प्रक्रिया। उसके बाद टुकड़े करना यानी कि कट इनटू चिप्स या शेडिंग की प्रक्रिया। उसके बाद होती है एजिंग, फिर होता है जेंथेशन। ठीक है, फिर होता है घोलना यानी कि डिसॉल्विंग। उसके बाद होता है स्पिनिरेट के अंदर डालेंगे। उसके बाद होता है जो धागा मिल गया अपने को, जो रेशा मिल गया उसको काटना। ठीक है, आई होप आपको ये प्रक्रिया जो वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विस्कुस रेयन के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताइए। देखिए क्या पूछा है? वही विधि पूछी है
किस विधि से है वो रेयॉन की प्राप्ति होती है? स्टिपिंग प्रक्रिया या भिगोने की प्रक्रिया, मथने की प्रक्रिया, लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन, काल प्रभावन प्रक्रिया। अब आप देखिए हिंदी की जो टर्म है वो कितनी हार्ड है, ठीक है। हमें इसके साथ साथ में इंग्लिश की टर्म जो है वो देखनी चाहिए। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले बताइए क्या आएगा? हमें क्या चाहिए? कपास की पट्टियाँ या लकड़ी की लुगदी, ये सब चाहिए ना। तो सबसे पहले क्या आ गया? लकड़ी की लुगदी, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद अपने क्या करते हैं? स्टिपिंग की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि भिगो के रखते हैं उसको NaOH में, तो स्टिपिंग की प्रक्रिया। उसके बाद काल प्रभावन। ये काल प्रभावन पता है क्या होता है? ये होता है एजिंग की प्रक्रिया। क्या होता है? एजिंग। एजनिंग की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है ना। काल प्रभावन प्रक्रिया यानी कि एजनिंग की प्रक्रिया, यानी कि 4th नंबर आ गया आपका। उसके बाद में लास्ट में क्या आ गया? मथने की प्रक्रिया। क्या आ गया आपका? मथने की प्रक्रिया यानी कि चूर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो, क्या? चूर्निंग वाला जो प्रोसेस है वो। अब ये कूट में ढूंढिए कहाँ पे है? ये देखिए सी में, 3rd, 1st, 4th और 2nd। तो हमें हमारा आंसर क्या मिल गया? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। क्या? रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था सेम क्वेश्चन है ये, बस इसमें टर्म जो है वो थोड़ी ज़्यादा दे दी गई है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके दे दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि 4 टर्म दिए हुए थे और हिंदी में दिए हुए थे, जैसे काल प्रभावन प्रक्रिया, मथने की प्रक्रिया, है ना। जैसे काल प्रभावन प्रक्रिया को इसमें एजिंग दे दिया है। मथने की प्रक्रिया होती है चूर्निंग की प्रक्रिया ना, जैंथेशन की प्रक्रिया, तो इसमें जैंथेशन दे दिया, ठीक है। तो और उसमें स्टिपिंग की प्रक्रिया दे रखी थी, इसमें डुबोना दे दिया। ऐसे करके इन्होंने थोड़ा टर्म जो है वो चेंज कर दिया। देखते हैं हम इसका सही क्रम जो है वो क्या होगा। टुकड़े, घोलना, जैंथेशन, एजिंग, डुबोना और काटना। तो हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टिपिंग की प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? स्टिपिंग की जो प्रक्रिया है वो करते हैं। स्टिपिंग की प्रक्रिया मतलब डुबोना, है ना। डुबोना किस में डुबो के रखते हैं? NaOH में जो है वो कपास की लुगदी को या कपास की जो पट्टियाँ होती हैं उसको रखते हैं, तो यानी कि 5th नंबर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? जो हम एक क्षारीय सेलुलोज प्राप्त होता है उसके हम क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। टुकड़े करते हैं ना, उसको शेडिंग की प्रक्रिया कहते हैं। क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं, यानी कि 1 नंबर। उसके बाद में टुकड़े करने के बाद में क्या करते हैं? एजिंग की प्रक्रिया की जाती है ना। एजिंग की प्रक्रिया की जाती है। टुकड़े कर दिया, उसके बाद में एजिंग की प्रक्रिया कर दी। एजिंग की प्रक्रिया के बाद में क्या करते हैं? हम उसका चूर्निंग करते हैं या जैंथेशन करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं? जैंथेशन, चूर्निंग या जैंथेशन करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? उसको, उस घोल को फिर से क्या करते हैं? NaOH में घोल देते हैं ताकि हमें एक गाढ़ा घोल जो है वो प्राप्त हो जाए, यानी कि डिसॉल्विंग की प्रक्रिया करते हैं। घोलने की जो प्रक्रिया वो की जाती है। उसके बाद में क्या करते हैं? उसके बाद में उसको एक अम्ल में और मिला के, उस अम्ल का नाम आप अब मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और उस अम्ल में मिला के हम स्पिनरेट के अंदर डाल के एक रेशे की प्राप्ति जो है वो कर लेते हैं। जब हमें रेशा मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? लास्ट में उसको काटते हैं, स्पिनिंग का कार्य जो है वो करते हैं। देखिए ये ऑप्शन में कहीं कुछ मिल रहा है क्या? 5, 1, 4, देखिए 1, 2 ये गलत है। 5, 1, 4 यानी कि हमें बी ऑप्शन जो है हमारा मिल गया है। तो आप हमेशा जो है हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश वाले टर्म जो है वो ज़रूर याद रखना, क्योंकि हिंदी के जो टर्म होते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के टर्म होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। जैसे इसमें देखा है अपनों ने, डुबोना को स्टेपिंग कहते हैं। काल प्रभावन प्रक्रिया ये हमें थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन एजिंग की प्रक्रिया करना ये थोड़ा इजी लगता है। मथने की प्रक्रिया ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, और चूर्निंग या जैंथेशन की प्रक्रिया ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों, अगर हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश वाला जो है वर्जन ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करते हैं, चलिए। रेयॉन के पोशाक में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है। रेयॉन के पोशाक में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है। बताइए ये अभिकथन जो है वो सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ये, क्योंकि रेयॉन की जो पोशाक होती है वो सेलुलोजिक होती है, और सेलुलोज जो होते हैं वो थोड़े थोड़े जो है सिकुड़ते रहते हैं, सिकुड़न उनमें होती रहती है। अतः इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। इनको सुखाते टाइम और इस्त्री करते टाइम थोड़ा अच्छा ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी सिकुड़न जो है वो थोड़ी कम हो सके, है ना। तो ये दोनों ही क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? देखिए रेटिंग की प्रक्रिया हमने सेलुलोजिक जो रेशे पढ़े थे उनमें भी देखी थी। आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि सेलुलोजिक रेशों में रेटिंग की प्रक्रिया कौन से रेशे पे जो है वो की जाती है। और
हमें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए क्या मिलेगा, रेशम, नायलॉन, रेयॉन और कापोक। तो रेटिंग की प्रक्रिया जो है वो किस पे की जाती है, बताइए किस पे की जाती है, रेशम पे की जाती है, नायलॉन पे की जाती है, या फिर रेयॉन पे की जाती है, या कापोक पे की जाती है। तो रेटिंग की प्रक्रिया का सामान्य अर्थ होता है किसी चीज़ को गलाना, ठीक है, किसी चीज़ को गलाना। गलेगा कब, जब उसको हम किसी चीज़ में डुबो के रखेंगे, है ना, डुबो के रखेंगे तभी तो वो गलेगा, ठीक है। तो डुबो के हम किसको रखते हैं, रेयॉन को रखते हैं ना, किस में डुबो के रखते हैं, NaOH के घोल में जो है डुबो के रखते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्टिपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिपिंग की प्रक्रिया जो है वो कहते हैं डुबो के रखना, ठीक है। और आप मुझे ये बताइए कि कितने घंटे तक डुबो के रखेंगे। तो रेयॉन के अंदर हम 50 घंटे जो है वो NaOH के घोल के अंदर इसको डुबो के जो है वो रखते हैं। तो रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे में की जाती है, रेयॉन में की जाती है। और सेलुलोजिक रेशों में रेटिंग की प्रक्रिया जो है वो कहाँ कर रहे थे, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन का निर्माण करता है। अब नाइट्रोसेलुलोज का निर्माण करता कौन है, ये दो नाम आते हैं इसमें, कौन क्या नाम आते हैं, दो जो नाम है वो इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आप देखिए। और इसमें जो ये नाम इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा जो अदर नाम है वो इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो नेम है, ठीक है। इसमें देखिए, वेवर क्रॉस, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स, मिडल, LH दे स्पीसीज, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो नाइट्रोसेल्यूलोज का जो सबसे पहले जो आप बताओगे कि किसने जो है वो निर्माण की थी या खोज किसने की थी, तो खोज की थी आपके प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने। किसने की थी, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स ने की थी। कब की थी, ये की थी आपकी 1855 में। कब की थी, 1855 में। लेकिन नाइट्रोसेल्यूलोज से जो रेशे का निर्माण किया था वो किया था आपका, किसने किया था, हिलेरी डी चार्टोनेट ने जो है वो रेशे का निर्माण किया था। और कब किया था, ये आपका किया था 1884 में। कब किया था, 1884 में। अब देखिए, नाइट्रोसेल्यूलोज के अलावा जो है रेयॉन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्यूप्रामोनियम, ठीक है, थर्ड होता है विस्कस रेयॉन, ठीक है। क्यूप्रामोनियम जो रेयॉन है उसके जो निर्माण करता है या खोज करता है वो कौन है, वो है आपके क्रॉस वेवर, ठीक है, क्रॉस वेवर हो गए, मिडल हो गए, नहीं सॉरी, क्यूप्रामोनियम के जो हैं वो आपके हैं दे स्पीसीज। कौन है, क्यूप्रामोनियम के दे स्पीसीज। और इन्होंने कब की थी, 1890 में की थी। कब की थी, 1890 में है वो क्यूप्रामोनियम की खोज की थी। और विस्कोस जो रेयॉन है उसके हैं ये क्रॉस वीवर, V1, मिडल, या इसकी जगह एक पीडल नाम भी मिल सकता है आपको, पीडल, ठीक है। इन्होंने की थी, कब की थी, 1892 में। कब की थी, 1892 ईस्वी में जो है वो विस्कस रेयॉन की निर्माण हुआ था। और विस्कोस रेयॉन जो है वो क्या है, सबसे अच्छा जो है, सबसे सस्ता जो रेयॉन जो है वो माना जाता है। आज के टाइम में अगर रेयॉन का कोई भी कपड़ा आता है तो वो कौन सा रेयॉन आता है आपका, विस्कोस रेयॉन आता है। क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन और क्यूप्रामोनियम जो रेयॉन है ये बहुत ही कॉस्टली पड़ते थे, तो इसलिए विस्कोस रेयॉन जो है वो बनाया गया। और विस्कोस रेयॉन जो है वो सबसे सस्ता रेयॉन जो है वो माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेयॉन रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कच्चे पदार्थ के रूप में जो है वो क्या प्रयोग होता है, ऊन एवं रेशम, रेशम एवं कपास, जूट एवं लीलन, कपास एवं बांस। हमने देखा है कि रेयॉन के निर्माण में कपास की पट्टियाँ या लकड़ी की लुगदी, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कपास एवं बांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कपास एवं बांस। रेयॉन का जो फादर है वो किसको कहा जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है। कौन सा मानव निर्मित तंतु है, लीलन, सिल्क, रेयॉन या हेम्प। तो बताइए मानव निर्मित तंतु जो है वो कौन सा है। तो देखिए, लीलन, सिल्क, हेम्प, ये क्या मानव निर्मित है, नहीं। ये कौन से हैं, ये प्राकृतिक जगत के हैं, सेलुलोजिक जगत के हैं, प्राकृतिक जगत के हैं ना। और ये सिल्क जो है वो कौन सा है, रेशम, ये क्या है, एक प्राणिज रेशा है। कौन सा है, प्राणिज है। लीलन और हेम्प कौन सा है, एक सेलुलोजिक रेशा है। रेयॉन जो है वो क्या है, मानव निर्मित। मानव निर्मित दूसरा रेशा कौन सा है आपका, नायलॉन। कौन सा है, नायलॉन, ठीक है ना, कौन सा है, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, हेक्सामिथिलीन डाईएमिनो एडीपी कम्मल का बहुलक है। हेक्सामिथिलीन डाईएमिनो एडीपी कम्मल का बहुलक है।
नायलॉन 11, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 610। तो बताइए कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। हेक्सामिथिलिन डाइएमिनो एडीपी कमल का बहुलक जो है वो कौन है, नायलॉन 66 है। कौन है, नायलॉन 66 है। और नायलॉन 66 जो है वो किसके परिवार से आता है, ये आता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर के परिवार से आता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसे पॉलीएमाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीएमाइड भी कहा जाता है। और ये हेक्सामिथिलिन डाइएमिनो एडीपी कमल के बहुलीकरण से जो है वो प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं, हेक्सामिथिलिन डाइएमिनो एडीपी कमल के बहुलक से जो है वो प्राप्त करते हैं। इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, इसकी खोज हुई थी 1935 में। कब हुई थी, 1935 में, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी ऑर्थर वॉलेस कैरोथर्स ने की थी। किसने की थी, ऑर्थर वॉलेस कैरोथर्स ने जो है वो इसकी खोज जो है वो की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक रूप से नायलॉन जो है वो क्या है। तो हमने अभी अभी देखा है कि क्या है नायलॉन, एक पॉलीएमाइड है ना, क्या है, एक पॉलीएमाइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है, क्या अभाव होता है, ठीक है। सिल्क, सूती, ऊन या नायलॉन। तो बताइए किसका अभाव, किस में अभाव होता है, पानी सोखने का अभाव जो होता है वो आपका होता है नायलॉन में। किस में होता है, नायलॉन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, अल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। तो रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट में क्या होना चाहिए, क्या एसिड होना चाहिए या अल्कोहल होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, नहीं, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों ही नहीं होने चाहिए। तो फिर हम किससे जो धोएंगे, इसका आंसर क्या मिल गया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रेयन को धोएंगे किससे, फिर रेयन को धोने के लिए हम नरम साबुन का यूज करते हैं और गुनगुने पानी का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, गुनगुने पानी का यूज करते हैं और नरम साबुन का यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं, कृत्रिम रेशे, ठीक है ना। कृत्रिम रेशों में कौन से कपड़े जो है वो आते हैं, खादी के कपड़े, हैंडलूम के, नायलॉन के या शहतूत की साल। तो खादी के कपड़े या हैंडलूम के कपड़े ये किससे बनते हैं, ये कॉटन से बनते हैं। शहतूत की साल से क्या बनता है, रेशम बनता है ना, रेशम बनता है शहतूत की साल से। मतलब शहतूत के ऊपर कौन सा कीड़ा रहता है, बोम्बेक्स मोरी रहता है। बोम्बेक्स मोरी से हमें क्या प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये प्राकृतिक जगत के हो गए। और कृत्रिम में क्या आते हैं, नायलॉन, रेयन, संश्लेषित रेशे, ताप सुनम्य वाले रेशे, ये सारे आते हैं कृत्रिम रेशों में, है ना। और कृत्रिम रेशों में मानवकृत रेशे जो हैं वो कौन से हैं, दो हैं, कौन कौन से, रेयन और नायलॉन है, ठीक है। तो कृत्रिम रेशे में कौन सा आ गया आपका, नायलॉन के कपड़े आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है, परिवर्तित पूछा है, ठीक है ना। एसीटेट, एक्लाइन, रेयन और नायलॉन। परिवर्तित पूछा है तो परिवर्तित पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका, रेयन, क्या हो जाएगा, रेयन। नेक्स्ट देखते हैं, नायलॉन तंतु की विशेषता है, नायलॉन तंतु की विशेषता जो क्या होती है, चमक, प्रत्यास्थता, तनाव सामर्थ्य या इनमें से सभी। नायलॉन तंतु की विशेषता जो होती है वो होती है ये बहुत ही मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं, रेशमी तंतु की तरह दिखते हैं, यानी कि इनमें शाइनिंग भी होती है, इनकी प्रत्यास्थता भी अच्छी होती है, इनमें तनाव सामर्थ्य जो होता है वो भी एक अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सभी जो है वो इसकी जो विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेयन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया, रेयन का इतिहास जो है वो सर्वप्रथम जो किसने तैयार किया, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने, देश पीशेज ने, पीडल ने या डैक्रोन ने। तो रेयन का इतिहास जो है वो सबसे पहले जो तैयार किया था वो किया था आपका काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने। इनको ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ रेयन, ठीक है ना, फादर ऑफ रेयन भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ रेयन भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम दीजिए, नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम दीजिए। तो नायलॉन 66 जो है वो कार्बन की एक श्रृंखला, कार्बन के जो अणु होते हैं उनकी एक श्रृंखला द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नायलॉन जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो कार्बन के जो अणु हैं उनकी जो श्रृंखला है उसको क्या करते हैं, एक व्यवस्थित रूप में
करते हैं। और उस व्यवस्थित रूप में करने को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या होता है? पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया इसमें की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है? चिप्स बनाना, पॉलीमराइजेशन, मेल्टिंग, रिबन बनाना, ड्राइंग एंड ट्विस्टिंग और स्पिनिंग। ठीक है, ये सब इसमें टर्म दी हुई है। तो हमें पता है कि नायलॉन 66 यानी कि नायलॉन बनाने के लिए कार्बन के जो अणु हैं उनको व्यवस्थित करेंगे एक श्रृंखला में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि सेकेंड। क्या होता है? सबसे पहले पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि सेकंड। ठीक है, सेकंड नंबर हो गया। तो आप देखिए सेकंड नंबर कहीं आ रहा है क्या? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले ही सेकंड आ रहा है आपका। तो हमें आंसर हमें सिर्फ एक चीज़ से पता चल गया। हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम करते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद में पॉलीमराइजेशन यानी कि एक श्रृंखला बन गई। एक श्रृंखला बन गई यानी कि उसको एक रिबन बनाना, फिर उसका एक रिबन बनाएंगे, एक रिबन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद रिबन बन गया। रिबन बनने के बाद हम क्या करेंगे? उसको टुकड़ों में जो है वो काटते हैं, इनकी चिप्स बनाना, उनको टुकड़ों में जो वो काट देते हैं। टुकड़ों में काटने के बाद में हम उनको पिघलाते हैं, यानी कि मेल्टिंग की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। ठीक है, मेल्टिंग की प्रक्रिया करने के बाद में क्या करेंगे? उसको स्पिनिरेट के अंदर से गुजार के एक रेशा जो है वो प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, और फिर उस रेशे को क्या कर देंगे? स्पिनिंग कर देंगे। फिर रेशा मिल गया, स्पिनिंग कताई कर दी, उसकी कताई करने के बाद उसको ड्राइंग और ट्विस्टिंग जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम क्या हो जाएगा अपना? सबसे पहले पॉलीमराइजेशन करेंगे, फिर रिबन बनाएंगे, रिबन बनने के बाद उसको टुकड़ों में काटेंगे, इनकी चिप्स बना देंगे, फिर उसको मेल्टिंग कर देंगे, फिर हम स्पिनिंग कर देंगे, फिर ड्राइंग या ट्विस्टिंग जो है वो कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ में हमारा नायलॉन और रेयॉन का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए रेशों के साथ में। जैसे अभी तापसुनम्य रेशे रह गए हैं, खनिज रेशे भी रह गए थे जो प्राकृतिक जगत के हैं, तो वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे एक क्लास में ही। और आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो पसंद आ रही होगी और आपको इन क्वेश्चंस की सहायता से आपकी जो तैयारी में भी काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुँच पाए। हमारे नेट के जो हैं फॉर्म जो वो आ चुके हैं, और नेट के अंदर UGC ने इस बार बहुत बड़े बड़े चेंज जो है वो किए हैं। और दिसंबर वाले जो दिसंबर का जो अटेम्प्ट होगा उसमें तो हमें और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमारे लिए इस बार का जो ये जून वाला जो एग्ज़ाम होगा ये बहुत ही सुनहरा मौका है, और ऑफलाइन भी इन्होंने कर दिया है। तो कोशिश यही करेंगे कि हम इस बार ही अपना GRF नेट और PhD एंट्रेंस ये सब जो हम अपना क्लियर कर पाएँ। इसके लिए हमें निरंतर जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थ्योरी वाला जो पोर्शन है साथ साथ में हम वो भी कर रहे हैं, ताकि हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता जाए। थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मैं आपको साथ साथ में करवा रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ें और जितना हो सके अदर स्टूडेंट को भी जोड़ें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।